एक गुमनाम नर्स की असाधारण कथा। मैं करीब 2 साल की रही होंगी, तभी मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद मदर मुझे लेकर ननिहाल आ गईं। ननिहाल में तब नाना नानी थे। उन्हें बहुत शौक लगा कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन 4 साल भी नहीं चला। उन्हें शौक इस बात का भी लगा कि बेटी डाइवोर्स लेकर सिलवासा से दिल्ली आ गई, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि डाइवोर्स लेकर आई है। कभी फोन पर बातचीत में या जब साल भर पहले आई थी, तब भी यह संकेत तक नहीं दिया था कि उन दोनों पति पत्नी में कोई मनमुटाव चल रहा है। मतभेद मनभेद इतने हो चुके हैं कि अब साथ रहना मुश्किल हो गया है। जब बच्ची को लेकर आई तो अपने व्यवहार से यह पता ही नहीं चलने दिया कि जीवन का इतना बड़ा निर्णय लिया है, और निश्चित ही कड़क स्थितियों से गुजर कर आई है। अकेली ही क्यों आई बेटा? नानी के ये पूछने पर अटपटा सा जवाब दिया था, मॉम वह वहीं पर हैं। उद्धरण चिन्ह। यह नहीं बताया कि डाइवोर्स लेकर आई हैं। उनका बहुत उखड़ा उखड़ा सा चेहरा देखकर जब अगले दिन नानी ने काफी पूछा तो मदर ने संक्षिप्त सा जवाब दे दिया था, मॉम हमारा डाइवोर्स हो गया है। ये सुनकर नाना नानी उन्हें अवाक देखने लगे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया था, मॉम हमने महसूस किया कि हम अब एक साथ नहीं रह सकते तो ये स्टेप उठाया। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। हम दोनों को ही मनभेद के साथ रिश्ते को झेलते रहना पसंद नहीं था। अब हम दोनों आजाद हैं। हतप्रभ नानी ने कहा, बेटी कम से कम एक बार तुम दोनों हम लोगों से बात तो कर लेते। फोन पर रोज इतनी बार बातें होती थी, तुमने कभी एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे कुछ मालूम होता। वह 1 साल से बात ही नहीं कर रहे थे। तुमसे पूछती तो तुम टाल मटोल कर जाती थी। नाना नानी हैरान परेशान उन्हें देखते सुनते रहे। मदर ने ये कोई पहली बार उन्हें आश्चर्य में नहीं डाला था। ऐसे ही 4 साल पहले अचानक शादी करके आई डैड के साथ और बड़े आराम से बोल दिया कि मॉम हमने शादी कर ली है। मदर ने नाना नानी को तीसरी बार आश्चर्य में नहीं, बल्कि बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था, जब डाइवोर्स के बाद एक दिन किसी काम से जा रही हूँ कह कर गई, और फिर रात में 9 बजे फोन करके ये बताया कि मॉम मैंने शादी कर ली है। पहले ही की तरह बोली, मॉम हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लीज आप फैशिया को संभाल लेना। हम हनीमून के लिए निकल चुके हैं। इस कॉल के बाद नाना नानी मुझको ये सोच कर संभालते रहे कि चलो हफ्ते 2 हफ्ते में हनीमून से लौटेगी तो अपनी बच्ची को ले जाएगी, तभी नए दामाद से भी मिल लेंगे। लेकिन हफ्ते भर बाद ही उन्होंने उन्हें जीवन का सबसे तगड़ा झटका देते हुए उनसे फोन पर ही कहा, मॉम हम दोनों कनाडा जा रहे हैं। अब वहीं रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फ्रेशिया को अपने साथ रख पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो किसी अनाथालय में दे दीजिएगा। अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। सॉरी मॉम, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया था, और नानी रिसीवर हाथ में पकड़े मूर्तिवत सामने बैठे नाना को पथराए आंखों से देखती रहीं। वह भी विचलित हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई कि यह मूर्ति बन गई है। उन्होंने पूछा, अरे भाई कुछ बोलोगी, क्या हुआ? किसका फोन था? नाना की तेज आवाज ने उन्हें हिलाया डुलाया, उनकी चैतन्यता लौटी, तो उन्होंने सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर वह भी अवाक रह गए। दोनों एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देखते रहे कि यह क्या हो गया। मैं उस समय नाना की गोद में ही खेल रही थी। कुछ देर पहले ही बड़ी मुश्किल से चुप हुई थी। नानी ने मुझे देखते हुए अपनी बेटी यानी मेरी मदर को कई अपशब्द कहे। बोली, अब इस बुढ़ापे में हम इस 2 साल की बच्ची को पालेंगे। अब हम खुद कितने दिनों के मेहमान हैं जो बच्ची की देखभाल करेंगे? हमारे अलावा और कौन है इस घर में जो हमारे बाद इसे देखेगा? फिर नाना पर गुस्सा होती हुई बड़ी अटपटी बात कहनी शुरू की, मैं शुरू में इसीलिए कहती थी कि 2-3 बच्चे होने दो, कम से कम कोई तो आज साथ होता। नाना ने खींचते हुए कहा, ये कैसी मूर्खता वाली बात कर रही हो? 4 होते तो 4 और तरह की समस्याएं खड़ी होती। एक है तो कम से कम एक ही समस्या है, नहीं तो रोज कुछ न कुछ समस्याएं चलती ही रहती। इस समस्या पर इस समय या कभी भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो समस्या उसने फिलहाल हमारे सामने खड़ी कर दी है, अभी केवल उसी के बारे में सोचना, समाधान निकालना है। इसके लिए भी उसने हमारे सामने 2 ही विकल्प छोड़े हैं कि या तो हम फ्रेशिया को पालें या फिर अनाथालय में ही डाल दें। ये सुनते ही नानी ने कहा, नहीं, फूल सी इस बच्ची को हम अनाथालय में बिल्कुल नहीं डालेंगे। अभी हम जिंदा हैं, हम पालेंगे। मुझको उन दोनों लोगों ने ऐसी सेवा करने के लिए 2 साल से ज्यादा अवसर नहीं दिया, और दोनों लोग मुझे गहरे दुख में एकदम अकेला छोड़कर चले गए।
पहले नाना एक दिन सुबह उठे ही नहीं। मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। मैं उन्हें बहुत बहुत प्यार करती थी। आखिर के करीब 2 साल उनकी सेवा मैंने एक नज़ नहीं, बल्कि एक माँ की तरह की थी। उनका जाना मुझे बहुत ही ज्यादा खला। दुर्भाग्य ये भी कि उनका शोक भी ठीक से न मना पाई थी कि हफ्ते भर बाद ही नानी भी चली गईं। वह पति के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई थीं। जब घर एकदम खाली हो गया, कोई काम ही नहीं रह गया, तो घर का सन्नाटा मुझे तोड़ने, डराने लगा। इससे बचने के लिए मैं आए दिन, ड्यूटी के बाद भी, हॉस्पिटल में ही बाकी समय भी बिताने लगी। बाकी नर्सों की ड्यूटी भी कर देती। पूरा स्टाफ भी मुझे हर तरह से सपोर्ट करता। इन सब के चलते मैं 2-3 दिन में घर आती, साफ सफाई, कपड़े वगैरह धुलती, आराम करती और ज़रूरी सामान, 3-4 सेट कपड़े लेकर फिर हॉस्पिटल लौट जाती। मैं सोशल मीडिया को पसंद नहीं करती। यह मीडिया मुझे फेक और अनसोशल लगता है। किताबें पढ़ना मेरा शौक है। लेकिन इस उम्मीद में इनसे जुड़ी, डीपी पर उनकी फ़ोटो लगाई कि शायद मेरे पेरेंट्स किसी दिन मिल जाएं। वह दुनिया में जहां भी होंगे, यदि देखेंगे तो हो सकता है कि मुझसे संपर्क करें। घर पहुंचते ही मुझे हर तरफ नाना नानी के अक्स दिखाई देने लगते थे। पेरेंट्स को लेकर तरह तरह की बातें, प्रश्न बर्छियों की तरह मुझे हर तरफ से शरीर में चुभते हुए लगते थे। परेशान होकर मैं फिर से हॉस्पिटल चली जाती थी। मन से मैं इतनी बुझी हुई सी हो गई थी कि किसी भी चीज के लिए मेरे मन में जोश उमंग उल्लास कुछ रह ही नहीं गया था। हॉस्पिटल की इक्का दुक्का नर्स ही बहुत कोशिश करके मुझे अपने साथ कभी कभार कहीं घूमने फिरने ले जा पाती थी, अन्यथा मेरा सारा समय हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा में निकल जाता था। अपनी ड्यूटी हावर्स के अलावा भी 3-4 घंटे और काम करना मेरा रूटीन था। एक सहकर्मी, फिर एक डॉक्टर ने मेरी तरफ रिलेशनशिप के लिए कदम बढ़ाए। डॉक्टर ने तो अपने घर में साथ रहने के लिए ऑफर किया, पूरा दबाव डाला था। एक बार गलत ढंग से पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने इतना कड़ा प्रतिरोध किया कि फिर कभी वह मेरे करीब भी नहीं आते थे। मैंने उन दोनों से खुलकर साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। मेरी इस व्यवहार से यह बात हवा में कुलांचे भरने लगी कि वह शारीरिक संबंधों के लिए अनफिट है। थर्ड जेंडर है। एक थर्ड जेंडर हॉस्पिटल में कैसे नौकरी कर सकती है? इसके जेंडर की जांच होनी चाहिए। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उन दोनों के मन का नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरे इनकार को इस तरह तोड़ मरोड़ कर ऐसी गंदी अफवाह उड़ाई। मैं बहुत अपमानित महसूस करती। दुख अपमान से आंखें पूरा दिन आंसुओं से भरी रहती।